मेरा नाम अंदलीब कमर है। ये हमारी बहन सिस्टर हैं यास्मीन रहमान। उनको सांस लेने में दिक्कत थी अप्रॉक्स सितंबर से। हम लोग पटना के लगभग बहुत सारे ENT को दिखाया, लेकिन कुछ रिज़ल्ट नहीं निकल पाया। फिर लास्ट में हमने दिखाया एक हॉस्पिटल में, तो वहाँ पल्मोलॉजिस्ट को दिखाया, तो सब टेस्ट वगैरह हुआ। वहाँ से पता चला कि इनको दिखाना है, इनको ENT वाले को। तो फिर वहाँ से हम लोग यहाँ आए डॉक्टर जितेंद्र के पास। पहले तो था कि पटना से बाहर ले जाना है, देन फिर किसी ने बताया कि मेदांता में डॉक्टर जितेंद्र हैं, उनके पास जाइए। तो फिर हम लोगों को पर्सनल नंबर उनका मिला किसी के थ्रू। फिर हम लोगों ने बात किया डॉक्टर साहब से, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है आप आइए। ट्रीटमेंट चला, तो कुछ दिन दवा चली, दवा से आराम मिला। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं, यहाँ पे एडिमा है तो टेकोस्टोमी करेंगे। टेकोस्टोमी के बाद जो टेकोस्टोमी हुआ उसके बाद दवा चल रही है। बीच में कुछ एक टिश्यू भी डेवलप किया, फिर उन्होंने ऑपरेशन करके उसको हटाया है और अभी तो ओपन है। अब इसको भी उन्होंने कहा है कि कुछ दिनों में हटा देंगे। आज हम लोग ट्रैकियल स्टेनोसिस का एक डिफरेंट केस पे बात करेंगे। ये हमारे पास 54 ईयर ओल्ड लेडी हैं जिनको सांस लेने की दिक्कतें हो रही थी, और पटना में कुछ और भी हॉस्पिटल में उन्होंने दिखाया था, जहां समझ में आया था कि सांस लेने का दिक्कत इनको हो रहा है। और दूरबीन से जांच के समय ये समझ में आ रहा है कि सांस लेने का जो ट्रैकिया होता है उसमें मांस बढ़ा हुआ है और उसका रास्ता अवरुद्ध हो रखा है। वो उससे सांस लेने में प्रक्रिया में दिक्कतें हो रही हैं और वो सांस नहीं ले पा रही हैं। थोड़ा बहुत भी काम करने में, थोड़ा बहुत भी चलने में उनके दम फूल जाते हैं और वो हाँफने लगती है। बीच में इन्हीं सब चीज़ों के लिए सिविल हॉस्पिटल में ब्रोंकोस्कोपी भी किया गया था, बट उनको सांस की नली के अलावा लंग्स में कोई ऐसा दिक्कत नहीं समझ में आया, और ब्रोंकोस्कोपी के बाद इस तरह की दिक्कतें उनकी और बढ़ गई थी। हमारे पास दिसंबर 20 तारीख के आसपास आई थी, और हमने जब इनको दूरबीन से देखा था तो बहुत ही थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ था सांस की नली में, जिससे वो सांस ले रही थी। फिर हम लोगों ने उनके अटेंडेंट से बात करके इसकी सर्जरी का प्लान किया, और ट्रैकियल स्टेनोसिस की इस सर्जरी में जहाँ पे हम लोग छोटे जगह को एक अलग तरह का बैलून होता है उससे डायलेट करते हैं, फिर बाकी जो ग्रैनुलेशंस या जो मांस बढ़ा हुआ होता है उसको कोगुलेशन से सर्जरी करते हैं, और दोबारा फिर उसमें मांस ना बढ़ जाए इसके लिए हम लोग मोंटोगोमरी T-ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, और उसको कभी लंबे टाइम तक भी छोड़ देते हैं। इनके केस में भी हमने यही सर्जरी की प्रक्रिया की थी, और मोंटोगोमरी T-ट्यूब भी फिर इनको डाला है। डालने के समय हमने कुछ नए तरह के तरीके इस्तेमाल किए, क्योंकि मोंटोगोमरी T-ट्यूब डालने के समय उसका ऊपर और नीचे का जो हिस्सा होता है वो डालने समय थोड़ी दिक्कतें होती है, और कई बार एनेस्थीसिया के बिना ही हम लोग को उसको डालना पड़ता है। इनके केस में हम लोगों ने ट्रैकेस्टोमी T-ट्यूब का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको सिलिकॉन फोल्ड करके हमने पहले नीचे डाल दिया, और उसमें 4 नंबर का हमने इंडोट्रैकियल ट्यूब डाल करके उसको वेंटिलेशन से कनेक्ट कर दिया, जिससे एनेस्थीसिया साइड से वेंटिलेशन होते रहा। और फिर हम लोगों ने थोड़ी मुश्किलों से ऊपर वाले ट्यूब को अपने सही जगह पे प्लेसमेंट किया। तो ये एक नए तरह का हम लोग का आपस में ENT और एनेस्थीसिया ने मिलकर के कुछ बढ़िया तरीका अपनाया था, जिससे T-ट्यूब को डालने के समय जो थोड़ी दिक्कतें होती हैं वो भी आसानी रही थी। बट ऐसे पेशेंट्स कई बार अलग अलग तरीके से रिएक्शन होता है, और ये जानने की भी ज़रूरत होती है कि ऐसे पेशेंट जिनको कोई सर्जरी नहीं हुई है, कोई एडमिशन या इंटूबेशन की हिस्ट्री नहीं हुई है, ऐसे पेशेंट को क्यों इस तरह का ट्रैकियल स्टेनोसिस हुआ। और इसके लिए हमने मेदांता में अपने दूसरे टीम को भी रिव्यू करवाने का प्लान किया। पल्मोलॉजी में रिव्यू करवाया गया, मेडिसिन में इनको और र्यूमेटोलॉजी में भी रिव्यू करवाया गया, ताकि ये समझ में आए कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ तो नहीं है, कुछ और पोलिंजाइटिस जैसा चीज़ें तो नहीं है, वेगनस वाली तो नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों का जांच में भी कुछ ऐसा नहीं निकल कर के आया जिससे हमें पता चले कि ये क्यों हुआ। ओल्ड एज के हिसाब से कुछ नियोप्लास्टिक या कुछ ट्यूमर वगैरह सस्पेक्ट करते हैं,
तो हम लोगों ने ऑपरेशन के समय कुछ टुकड़े भी निकाल करके उनको भेजे थे, लेकिन वहाँ से कोई ऐसा मैलिग्नेंसी नहीं आया है। ऑपरेशन के आज 3 महीने के आसपास करीब हो गए हैं और हमने टी ट्यूब निकाल दिया। और टी ट्यूब निकालने से पहले जब हमने दूरबीन से देखा था तो दाहिने साइड का वोकल कॉर्ड के नीचे वाले हिस्से में एक मांस जैसा निकला हुआ था और वो पॉलिप जैसा मांस था। तो हमने उसको टी ट्यूब निकाल करके और उस पॉलिप जैसे मांस को दोबारा हटा करके कोबुलेशन सर्जरी कर दिया। कोबुलेशन सर्जरी करके हमने डबल ल्यूमेन वाले ट्रैकेस्टोमी ट्यूब डाल दिया ताकि इनको बोलने में और ऊपर की तरफ आवाज़ की तरफ हवा जाने का, एक्सरसाइज जाने का आसानी रहे। आज ये 2 हफ्ते के बाद, ट्रैकेस्टोमी ट्यूब चेंज करने के 2 हफ्ते के बाद हमने इनको आज बुलाया था रिव्यू के लिए। आवाज़ की नली के हिस्से के तरफ बहुत ही चीज़ें अच्छा है, कंट्रोल्ड है, लेकिन थोड़ा सा पॉलीपॉइडल मांस जैसा दिख रहा है अभी भी, जिसको हम लोग कुछ स्टेरॉइड की दवाइयाँ दी हैं और हम लोग 10 से 12 दिनों में उम्मीद करते हैं कि पूरा ट्यूब निकाल करके इनका हम पूरी तरह से ट्रैकेल स्टेनोसिस से छुटकारा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। बट ऐसे केस में जो लिमिटेशंस हमारी रह जाती है कि हमने इनको ये डायग्नोज नहीं कर पाए कि इनका ट्रैकेल स्टेनोसिस किस कारण से हुआ है और अभी तक हम लोग इसका खोज ही कर रहे हैं। आगे की सलाह के लिए हमेशा यही बोलूँगा, ट्रैकेल स्टेनोसिस से रिलेटेड चीज़ जहाँ पे बुजुर्ग लोगों को यदि सांस लेने में यदि दिक्कतें हो रही हैं, ऐसे पेशेंट जिनको पहले कभी एडमिशन्स हुए हैं, ब्रोंकोस्कोपी हुए हैं या कोई सर्जरी हुई है या कोई ट्रैकेस्टोमी ट्यूब लगा है, उसके बाद ऐसे पेशेंट को दिक्कतें हो रही है सांस लेने में, तो फाइबर ऑप्टिक लेंजोस्कोपी करके हम लोग सांस की नली को दोबारा देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सांस की नली में कुछ ग्रैनुलेशन या ट्रैकेल स्टेनोसिस तो नहीं है और उसका कारगर इलाज हम लोग अच्छे तरीके से, मिनिमल इन्वेजिव तरीके से, कम दिनों का हॉस्पिटल स्टे करके अच्छे तरीके से कर सकते हैं।